गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ शिवंशिका। और आज हम भौतिक भूगोल में चैप्टर ब्रह्मांड को देखेंगे। और आज का वीडियो पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। द टॉपिक विल बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व संपूर्ण पदार्थ किस रूप में था? तो विलक्षणता, सिंगुलरिटी में था। सारे पदार्थ पहले किस रूप में थे? सिंगुलरिटी के रूप में। जॉर्ज लैमेत्रे द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वो वर्ष था 1927। वर्ष कौन सा था? 1927। जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो 1927 में प्रस्तुत किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एडविन हबल ने 1929 में किस खगोलीय परिघटना के आधार पर सिद्धांत किया कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है? तो रेडशिफ्ट थ्योरी के सिद्धांत पे। किस थ्योरी के सिद्धांत पे? रेडशिफ्ट थ्योरी के सिद्धांत पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार महाविस्फोट की घटना आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 13.8 अरब वर्ष पूर्व। 13.8 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट की घटना हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी महाविस्फोट के प्रारंभिक क्षणों में ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से हुआ। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेनेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेनेशन, इस प्रक्रिया को कहते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेनेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ब्रह्मांड के सबसे पहले और सबसे हल्के तत्व कौन थे? तो वो तत्व थे हाइड्रोजन और हीलियम। बिग बैंग के तुरंत बाद उत्पन्न ब्रह्मांड के सबसे पहले और सबसे हल्के तत्व कौन थे? हाइड्रोजन और हीलियम थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी प्राइमीडियम एटम परिकल्पना की संबंध किस वैज्ञानिक से है? प्राइमीडियल एटम की परिकल्पना का संबंध किस वैज्ञानिक से है? तो जॉर्ज लेमेत्रे के से संबंधित है। प्राइमीडियल एटम की परिकल्पना का संबंध किस वैज्ञानिक से है? तो जॉर्ज लेमेत्रे के संकल्प से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत सतत दृष्टि सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने। बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत सतत सिद्धांत स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक और सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? महाविस्फोट सिद्धांत। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की अवधि महाविस्फोट के कितने समय बाद तक चली थी? बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की अवधि महाविस्फोट के कितने समय बाद तक चली थी? तो केवल पहले 3 मिनट तक चली थी। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस की अवधि महाविस्फोट के कितने समय बाद चली थी? केवल पहले 3 मिनट के बाद चली थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले स्थिरांक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हबल नियतांक। ब्रह्मांड के विस्तार के दर को मापने की प्रयुक्त होने वाले स्थिरांक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हबल नियतांक। क्या कहते हैं? हबल नियतांक कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन परमाणु बना सके तो उस काल को क्या कहते हैं? महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर उदासीन परमाणु बना सके तो उस काल को क्या कहते हैं? उस काल को कहते हैं पुनर्संयोजन युग, रिकॉम्बिनेशन इरा। पुनर्संयोजन युग, रिकॉम्बिनेशन इरा बोलते हैं उस चीज को। ब्रह्मांड की उपस्थिति वह अदृश्य ऊर्जा जो इसके विस्तार की गति को लगातार बढ़ा रहा है, क्या कहलाता? वो कहलाता डार्क एनर्जी। ब्रह्मांड की उपस्थिति वह अदृश्य ऊर्जा जो इसके विस्तार को गति को लगातार बढ़ा रहा है, वो है डार्क एनर्जी। बिग बैंग के अवशेष के रूप में पूरे अंतरिक्ष में बिखरे सूक्ष्म तरंगीय विकिरण को क्या नाम दिया गया है? बिग बैंग के अवशेष के रूप में पूरे अंतरिक्ष में बिखरे सूक्ष्म तरंगीय विकिरण को क्या नाम दिया गया? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड बोला गया। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी रॉबर्ट विल्सन और अर्नो
पैंजियास के किस खोज के लिए 1978 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो CMB विकिरण की खोज, CMB विकिरण की खोज। और CMB विकिरण क्या है? ऊपर तो भी देखे थे ना क्वेश्चन। CMB विकिरण है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। CMB मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। रॉबर्ट विल्सन और आर्नो पैंजियास को किस खोज के लिए 1978 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के लिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के विकिरण के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी MAP, माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब्स मिशन, माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब मिशन। द क्वेश्चन विल बी नासा द्वारा किस वर्ष से MAP, माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो वो वर्ष था हमारा 2001 में। नासा के द्वारा किस वर्ष MAP, माइक्रोवेव एनाइसोट्रॉपी प्रोब मिशन को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 2001 को प्रक्षेपित किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी MAP मिशन का मुख्य भौगोलिक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना है? तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का। MAP मिशन का मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य किसका अध्ययन करना है? तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के उतार चढ़ाव का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी MAP अंतरिक्ष यान के बाद किस प्रख्यात वैज्ञानिक के सम्मान में WMAP का नाम दिया गया? तो वो वैज्ञानिक था डेविड ब्लिंकसन। MAP अंतरिक्ष यान को बाद में किस प्रख्यात वैज्ञानिक के सम्मान में WMAP नाम दिया गया? तो डेविड ब्लिंकसन के नाम पर, डेविड ब्लिंकसन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी WMAP द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना में सामान्य पदार्थ नॉर्मल मैटर का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था? तो 4.6% था। WMAP द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रह्मांड की संरचना में सामान्य पदार्थ नॉर्मल मैटर का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत था? 4.6% था। द नेक्स्ट क्वेश्चन भी WMAP के डेटा ने ब्रह्मांड में डार्क मैटर की मात्रा लगभग कितना निर्धारित की थी? तो वो की थी 23% से 24%। WMAP माइक्रोवेव प्रोब्स WMAP के डेटा ने ब्रह्मांड के डार्क मैटर की मात्रा लगभग कितना निर्धारित की थी? 23 से 24% निर्धारित की थी। WMAP मिशन ने ब्रह्मांड की ज्यामिति के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला था? ये निष्कर्ष निकाला था कि ब्रह्मांड पूरी तरह से समतल मतलब फ्लैट है। WMAP ने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो ब्रह्मांड पूरी तरह से समतल है, फ्लैट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी WMAP मिशन अंतरिक्ष में किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित होकर ब्रह्मांड का सर्वेक्षण कर रहा था? तो वो बिंदु था लैग्रेंज बिंदु 2, L2 पॉइंट पे। WMAP मिशन अंतरिक्ष में किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित होकर ब्रह्मांड का सर्वेक्षण कर रहा था? तो लैग्रेंज बिंदु 2, L2 पॉइंट पे। WMAP मिशन अंतरिक्ष में किस विशिष्ट बिंदु पर स्थापित होकर ब्रह्मांड का सर्वेक्षण कर रहा था? तो लैग्रेंज बिंदु पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी WMAP द्वारा की गई मैपिंग द्वारा की गई मैपिंग यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड के पहले तारों का निर्माण महाविस्फोट के कितने समय बाद हुआ? पहले तारे का निर्माण, ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण महाविस्फोट के कितने समय बाद हुआ? 1 अरब वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 1 अरब वर्ष, 20 करोड़ वर्ष बाद हुआ था। 20 करोड़ वर्ष बाद। WMAP द्वारा की गई मैपिंग से यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मांड के पहले तारों का निर्माण महाविस्फोट के कितने समय बाद शुरू हुआ था? 20 करोड़ वर्ष बाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन में नासा के मैप प्रयोग ने बिग बैंग सिद्धांत की किस मुख्य अवधारणा की अकाट्य पुष्टि की? नासा के मैप प्रयोग ने बिग बैंग सिद्धांत की किस मुख्य अवधारणा की अकाट्य पुष्टि की? तो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार और उसकी प्रारंभिक सघनता के। नासा के MAP प्रयोग ने बिग बैंग सिद्धांत की किस मुख्य अवधारणा की अकाट्य पुष्टि की? तो वो ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार और उसकी प्रारंभिक सघनता को।
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी WMAP मिशन को औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त या घोषित किया गया था? तो वो था 2010। WMAP मिशन को औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त घोषित किया गया था? 2010 में। 2010 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी WMAP के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने WMAP के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने CMB और अधिक सटीक अध्ययन के लिए 2009 में कौन सा मिशन भेजा था? प्लैक। WMAP के बाद यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने CMB के और अधिक सटीक अध्ययन के लिए 2009 में कौन सा मिशन भेजा था? तो प्लैक मिशन भेजा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी CERN और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग। CERN और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन की प्रमुख प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन की मुख्य प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN की मुख्य प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक है। इसकी भूमिगत सुरंग की कुल परिधि कितनी है? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक है। इसकी भूमिगत सुरंग की कुल परिधि कितनी है? 27 किलोमीटर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दुनिया का सबसे बड़ा कण त्वरक है। इसकी भूमिगत सुरंग की कुल परिधि कितनी है? 27 किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी CERN की यह 27 किलोमीटर लंबी गोलाकार सुरंग पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी गहराई पर स्थित है? तो वो है 100 फीट। 100 मीटर तक की गहराई, लगभग 100 मीटर तक की गहराई। CERN की यह 27 किलोमीटर लंबी गोलाकार सुरंग पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी गहराई पर स्थित है? तो 100 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC को पहली बार किस वर्ष चालू किया गया था? लार्ज कोलाइडर हैड्रॉन को वर्ष 2008 में चालू किया था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को वर्ष 2008 में चालू किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सितंबर 2008 में किस तकनीकी खराबी के कारण लार्ज हाइड्रोजन कोलाइड के महाप्रयोग को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा? तो वो था हीलियम रिसाव और चुंबकों का गर्म होना। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी LHC प्रयोग में उप परमाणु कणों को गति देने के लिए किन मुख्य कणों की बीम का उपयोग किया गया था? तो वो था प्रोटॉन का। LHC प्रयोग में उप परमाणु कणों सब एटॉमिक पार्टिकल्स को गति देने के लिए किन प्रमुख कणों की बीम का प्रयोग किया गया था? वो प्रोटॉन के कणों का बीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में प्रोटॉन बीम को प्रकाश की गति के कितने प्रतिशत तक त्वरित किया जाता था? तो 99.99% तक त्वरित किया जाता था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में प्रोटॉन बीम को प्रकाश की गति के कितने प्रतिशत तक त्वरित किया जाता था? तो 99.99% तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन CERN प्रयोग में शामिल दो मुख्य डिटेक्टर के नाम क्या है जिन्होंने हिग्स बोसोन की खोज में भूमिका निभाई है? तो एटलस और CMS। CERN प्रयोग में शामिल दो मुख्य डिटेक्टरों का नाम क्या है जिन्होंने हिग्स बोसोन की खोज में भूमिका निभाई है? तो एटलस और CMS ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी LH सुरंग में कणों को मोड़ने और केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के चुंबकों का प्रयोग किया जाता है? अतिचालक चुंबक का। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का। LHC सुरंग में कणों को मोड़ने और केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के चुंबकों का प्रयोग किया जाता है?
एलएचसी पर सुरंग में एलएचसी सुरंग में कणों को मोड़ने और केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के चुंबकों का उपयोग किया जाता है? तो अतिचालक चुंबक। सुपर कंडक्टिंग मैनेजमेंट का CERN की स्थापना किस वर्ष हुई थी? CERN की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है? तो 1954 में CERN की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है? 1954। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, LHC प्रयोग में जब दो प्रोटॉन बीम आपस में टकराती है तो वह उत्पन्न तापमान सूर्य के केंद्र के तापमान से कितना गुना होता है? तो वो उत्पन्न तापमान सूर्य के तापमान से लगभग लाखों गुना अधिक होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अप्रैल 2022 में लार्ज हैड्रोन कोलाइडर LHC अप्रैल 2022 में LHC को किस उद्देश्य से पुनः रिकॉर्ड उच्च ऊर्जा पर शुरू किया गया था? तो वो था प्रोटॉन को और अधिक ऊर्जा के साथ तोड़कर ब्रह्मांड के नए रहस्यों को जानने के लिए। प्रोटॉन को और अधिक ऊर्जा के साथ तोड़कर ब्रह्मांड के नए रहस्यों को जानने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, CERN प्रयोगशाला किन दो देशों की सीमाओं को आर पार भूमिगत रूप से फैली हुई है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। CERN प्रयोगशाला किन दो देशों की सीमाओं को आर पार भूमिगत रूप से फैली हुई है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कण भौतिकी में हैड्रोन शब्द का प्रयोग क्या है? हैड्रोन शब्द का प्रयोग है क्वार्क से बने भारी संयुक्त कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कण भौतिकी में हैड्रोन शब्द का अर्थ है क्वार्क से बने भारी संयुक्त कण जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अप्रैल 2022 में शुरू हुए LHC के तीसरे रन 3 में वैज्ञानिकों को किस अदृश्य पदार्थ के कणों की खोज की उम्मीद है? डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के साक्ष्य का। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल्स। द टॉपिक विल बी हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल्स। हिग्स बोसोन कण को जनसामान्य में किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड पार्टिकल के नाम से। हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल्स। हिग्स बोसोन को सामान्य में किस नाम से जाना जाता है? गॉड पार्टिकल्स के नाम से। हिग्स बोसोन कण की खोज की आधिकारिक घोषणा CERN द्वारा किस ऐतिहासिक तिथि को की गई थी? तो वो तिथि था 4 जुलाई 2022। हिग्स बोसोन कण की खोज की आधिकारिक घोषणा CERN द्वारा किस ऐतिहासिक तिथि हिग्स बोसोन की खोज की आधिकारिक घोषणा CERN द्वारा किस ऐतिहासिक तिथि को किया गया था? तो वो तिथि था 4 जुलाई 2012 का तिथि था। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, किस वैज्ञानिक ने 1964 में सबसे पहले यह सैद्धांतिक परिकल्पना दी कि ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जो कणों को द्रव्यमान देता है? तो वो थे पीटर हिग्स। हिग्स बोसोन के नाम में प्रयुक्त बोसोन शब्द किस भारतीय भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखा गया था? तो वो सत्येंद्र नाथ बोस। हिग्स बोसोन के नाम में प्रयुक्त बोसोन शब्द किस भारतीय भौतिक विज्ञानी के सम्मान में रखा गया था? सत्येंद्र नाथ बोस। पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस और फ्रैंकोइस एंगलर्ट को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था? पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस एंगलर्ट को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो वर्ष था 2013 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल्स नाम देने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लैडरमैन की किस पुस्तक को कहा जाता है? तो वो है द गॉड पार्टिकल्स इफ द यूनिवर्स इज अ आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल्स नाम देने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता लियोन लैडरमैन की किस पुस्तक को कहा जाता है? तो द गॉड पार्टिकल्स इफ द यूनिवर्स इज द आंसर, व्हाट इज द क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कण भौतिकी के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी कण का द्रव्यमान हिग्स फील्ड के साथ उसके जुड़ाव की मजबूती पर।
हिग्स फील्ड के साथ उसके जुड़ाव की मजबूती पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, यदि ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड ना हो तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा। अगर ब्रह्मांड में हिग्स फील्ड ना हो तो कणों में कोई द्रव्यमान नहीं होगा और वे प्रकाश की गति के तरंगों जैसे परमाणु नहीं बन पाएंगे। प्रकाश की गति के तरंगों जैसे परमाणु नहीं बन पाएंगे। हिग्स बोसोन का द्रव्यमान लगभग कितना मापा गया है। हिग्स बोसोन का द्रव्यमान 125 GeV। हिग्स बोसोन का द्रव्यमान लगभग कितना माना गया, 125 GeV। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, कण भौतिकी के मानक मॉडल में हिग्स बोसोन का क्या स्थान है। हिग्स बोसोन जो है यह इस मॉडल का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। हिग्स बोसोन मॉडल का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। हिग्स बोसोन का जीवन काल लगभग कितना पुराना है। हिग्स बोसोन का जीवन काल लगभग कितना होता है। हिग्स बोसोन का जीवन काल 1 सेकंड के एक अत्यंत छोटे हिस्से अति अल्पकालिक के बराबर उसका जीवन काल होता है। हिग्स बोसोन किस प्रकार का कण है। हिग्स बोसोन जो है वो स्केलर बोसोन या शून्य स्पिन वाला होता है। हिग्स बोसोन किस प्रकार का कण है, तो यह स्केलर बोसोन या शून्य स्पिन वाला होता है। गॉड पार्टिकल्स को खोजने के लिए CERN के वैज्ञानिकों ने कितने से अधिक वैज्ञानिकों की सहायता ली है, तो वो 1000 से अधिक वैज्ञानिक। गॉड पार्टिकल्स को खोजने के लिए CERN के वैज्ञानिकों ने कितने से अधिक वैज्ञानिकों की सहायता ली है, 1000 से अधिक वैज्ञानिकों की सहायता ली है। हिग्स बोसोन की खोज से विज्ञान के किस मूल रहस्य को सुलझाने में मदद मिली है, तो वो रहस्य तत्वों का उनका द्रव्यमान वजन कैसे प्राप्त होता है। हिग्स बोसोन की खोज से विज्ञान के किस मूल रहस्य को उलझने में सुलझाने में मदद मिली है। हिग्स बोसोन की खोज से विज्ञान के किस मूल रहस्य को सुलझाने में मदद मिली है कि तत्वों को उसका द्रव्यमान प्राप्त कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल हिग्स क्षेत्र द्वारा नियंत्रित नहीं होता बल्कि वह कणों के द्रव्यमान से स्वतंत्र कार्य करता है, तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल, जो सीधे द्रव्यमान पर काम करता है पर हिग्स फील्ड इसे सीधे जनरेट नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल जो सीधे द्रव्यमान पर काम करता है पर हिग्स फील्ड इसे सीधे जनरेट नहीं करता। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी आकाशगंगा गैलेक्सी। आकाशगंगा जिसे कहते हैं गैलेक्सी और मंदाकिनी जिसे कहते हैं मिल्की वे। आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं, वही मंदाकिनी को कहते हैं मिल्की वे। असंख्य तारों गैसों और धूल के विशाल समूह जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं, आकाशगंगा कहलाते हैं। गैलेक्सी असंख्य तारे, बहुत सारे तारे, गैस और धूल के विशाल समूह को जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं क्या कहलाते हैं, आकाशगंगा कहलाते हैं। आधुनिक खगोलीय अनुमानों के अनुसार हमारे दृश्य ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगाएं हैं, तो 100 अरब से भी ज़्यादा। आधुनिक खगोलीय अनुमानों के अनुसार हमारे दृश्य जो दिख रहा है ब्रह्मांड में कुल कितने आकाशगंगाएं की होने की संभावना 100 अरब या 10⁻11। एक औसत आकाशगंगा में सामान्यतः अनुमानित रूप से कितने तारे पाए जाते हैं, तो 100 अरब। एक औसत आकाशगंगा में सामान्यतः अनुमानित रूप से कितने तारे पाए जाए, 100 अरब। हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है, तो हमारा सौर मंदाकिनी मिल्की वे का एक हिस्सा है। रात के समय आकाश में दिखने वाले तारों के धुंधले समूह की नदी जैसी आकृति को भारत में किस नाम से जाना जाता है, दुग्ध मेखला के नाम से। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार या रूप कैसा है, तो वो जो है सर्पिलाकार है। हमारी जो आकाशगंगा है या मंदाकिनी, जो आकाशगंगा मंदाकिनी का आकार कैसा है, तो वो सर्पिलाकार है। कैसा, सर्पिलाकार। मंदाकिनी आकाशगंगा मिल्की वे का कुल व्यास लगभग कितना प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी आकाशगंगा मिल्की वे जिसे बोलते हैं, मंदाकिनी आकाशगंगा जिसे बोलते हैं मिल्की वे का कुल व्यास कितना है, तो 1,00,000 प्रकाश वर्ष या 16,000 प्रकाश वर्ष। इसके कोर के क्षेत्र है इसका 16,000 प्रकाश वर्ष या फिर 1,00,000 प्रकाश वर्ष व्यास है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र गैलेक्सी सेंटर से लगभग कितने दूरी पर स्थित है, तो 3200 प्रकाश वर्ष। 3200 प्रकाश। हमारा सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र गैलेक्सी सेंटर से लगभग कितना दूरी पर स्थित है, 3200 प्रकाश वर्ष या कोर रेडियो के अनुसार लगभग 26,000 से 30,000 प्रकाश वर्ष। कोर रेडियो के अनुसार 26,000 से 30,000 प्रकाश वर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों किस गति या परिक्रमा से वेग करता है, तो वो 250
किलोमीटर पर सेकेंड 220 से 250 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से। सूर्य द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की एक पूरी परिक्रमा करने में लगने वाले समय लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर। सूर्य द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की एक पूरी परिक्रमा सूर्य के द्वारा आकाशगंगा के केंद्र की पूरी परिक्रमा करने के में लगने वाले समय करोड़ वर्ष 22 से 25 करोड़ वर्ष को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष, कॉस्मिक ईयर। ब्रह्मांड वर्ष से कॉस्मिक ईयर की अवधि पूर्व पृथ्वी के कितने वर्षों के बराबर होती है? तो 25 करोड़ वर्ष के बराबर होती है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले दूरबीन की सहायता से किसने देखा था? गैलीलियो गैलीली ने। आकाशगंगाओं के वर्गीकरण की प्रणाली हबल ट्यूनिंग फॉर्क किसने विकसित की थी? तो उसको विकसित किया था एडविन हबल ने। आकाशगंगाओं के वर्गीकरण की प्रणाली हबल ट्यूनिंग फॉर्क किसने विकसित की थी? एडविन हबल ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मंदाकिनी आकाशगंगा के ठीक केंद्र में कौन सा अत्यधिक भारी और सघन पिंड होता है? सैजिटेरियस एवं सुपर मैसिव ब्लैक होल, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। मंदाकिनी आकाशगंगा के ठीक केंद्र में कौन सा अत्यधिक मंदाकिनी आकाशगंगा के ठीक केंद्र में कौन सा अत्यधिक भारी और सघन पिंड होता है? तो होता है सैजिटेरियस ए, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। सैजिटेरियस ए एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। हमारी आकाशगंगा के सर्पिल आकार की कितनी मुख्य भुजाएं पहचानी गई है? तो चार भुजाएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हमारा सौर मंडल मंदाकिनी की किस स्थानीय उपभुजा में स्थित है? हमारा सौर मंडल मंदाकिनी की किस स्थानीय भुजा में स्थित है? तो ओरियन भुजा में। किसमें? ओरियन भुजा में। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में कई आकाशगंगाओं के आपस में जुड़े समूहों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गैलेक्सी या क्लस्टर। गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा जिस स्थानीय गैलेक्सी समूह का हिस्सा है उसे क्या नाम दिया गया है? उसे नाम दिया गया है लोकल ग्रुप। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा जिस स्थानीय गैलेक्सी समूह का हिस्सा है उसे क्या नाम दिया गया है? लोकल ग्रुप नाम दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के निरंतर बढ़ने की घटना को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रह्मांडीय विस्तार, कॉस्मिक एक्सपेंशन बोलते हैं उसे। दो आकाशगंगाओं के आपस में टकराने की प्रक्रिया में तारों का क्या होता है? दो आकाशगंगा जब आपस में टकराती है तो तारों के बीच की दूरी बहुत अधिक होने के कारण वे बिना टकराए एक नई आकाशगंगा का रूप ले लेती है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी एंड्रोमेडा देवयानी जिसे बोलते हैं और फिनिक्स गैलेक्सी। एंड्रोमेडा जिसे देवयानी बोलते हैं और फिनिक्स गैलेक्सी। एंड्रोमेडा, देवयानी और फिनिक्स गैलेक्सी। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे पास स्थित निकटतम बड़ी सर्पिलाकार आकाशगंगा कौन सा है? तो वह एंड्रोमेडा आकाशगंगा जिसे देवयानी बोलते हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा जिसे बोलते हैं देवयानी। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो स्थित है वो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? 2.2 मिलियन लाख वर्ष। एंड्रोमेडा आकाशगंगा में कुल कितने तारे होने के अनुमान है जो मंदाकिनी से अधिक होता है? तो वो है 200 बिलियन। 1 ट्रिलियन तक का नवीनतम अनुमान पेज के अनुसार 200 बिलियन। एंड्रोमेडा आकाशगंगा में कुल कितने तारे होने का अनुमान है? 200 बिलियन। वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे विशालतम गैलेक्सी कौन सा है? तो वो है हमारा फिनिक्स। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे विशाल गैलेक्सी कौन सा है? फिनिक्स सबसे विशाल गैलेक्सी है। फिनिक्स गैलेक्सी की मुख्य विशेषता क्या है जिसके कारण इसे आकाशगंगाओं की मां कहा जाता है? तो इसकी मुख्य विशेषता है यह प्रतिदिन इतने नए तारों का जन्म देती है जितनी हमारी आकाशगंगा साल भर में भी नहीं दे पाती है। लगभग 750 तारे प्रतिवर्ष 750 तारे को जन्म देती है हमारा फिनिक्स। नासा के किस प्रसिद्ध टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में फिनिक्स गैलेक्सी क्लस्टर की खोज की थी? तो वो टेलीस्कोप था चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ने खोज की थी फिनिक्स की। चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप ने। फिनिक्स गैलेक्सी क्लस्टर हमारी दुग्ध मेखला से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो वो स्थित है 5.7 अरब प्रकाश वर्ष। फिनिक्स गैलेक्सी क्लस्टर हमारी दुग्ध मेखला मिल्की वे से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो 5.7 अरब प्रकाश वर्ष। 5.7 अरब प्रकाश वर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फिनिक्स गैलेक्सी में हर साल औसतन कितने नए तारों का निर्माण होता है? औसतन लगभग 750 तारे। फिनिक्स गैलेक्सी में हर साल औसतन कितने नए तारों का निर्माण होता है?
तो 750 तारे का निर्माण होता है। भविष्य में लगभग 4 से 5 अरब वर्ष बाद मंदाकिनी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच कौन सी खगोलीय घटना होने का अनुमान है? कौन सी खगोलीय घटना होने का अनुमान है? तो दोनों का आपस में महाविलय होगा, मंदाकिनी का और किसका? मंदाकिनी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का। जैसे मंदाकिनी एक गैलेक्सी है, उसी तरह से एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है, और ये बोला जा रहा है कि बाद में ये दोनों मिल सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को बिना दूरबीन के नग्न आंखों से देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता? हाँ, अत्यंत साफ और अंधेरी रात में यह एक धुंधले धब्बे जैसे दिखाई देता है एंड्रोमेडा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी तारों का जन्म, जीवन चक्र और मृत्यु। तारा का जन्म कैसे होता है, उसका जीवन चक्र कैसे चलता है, फिर मृत्यु कैसे होता है। तो खगोलीय विज्ञान के अनुसार तारा किसे कहते हैं? खगोल विज्ञान के अनुसार तारा किसे कहते हैं? तो प्रकाशवान तथा स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। प्रकाशवान तथा स्वतः प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तारों के जन्म की प्रक्रिया अंतरिक्ष में उपस्थित गैस और धूल के किस तारे की जन्म की प्रक्रिया अंतरिक्ष में उपस्थित गैस और धूल के किस विशाल बादल से शुरू होता है? तो निहारिका या नेबुला से। निहारिका या नेबुला से। नेबुला के केंद्र में गैसों के इकट्ठा होने और सिकुड़ने के लिए कौन सा बल मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो वो बल है गुरुत्वाकर्षण वाला। नेबुला के केंद्र में गैसों के इकट्ठा होने और सिकुड़ने के लिए कौन सा बल मुख्य रूप से उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण बल। नेबुला के केंद्र में गैसों का इकट्ठा होना और सिकुड़ने के लिए कौन सा बल मुख्य रूप से उत्तरदायी है? गुरुत्वाकर्षण बल। किस तारों के केंद्र को ऊर्जा उत्पन्न करने की मुख्य वैज्ञानिक प्रक्रिया है? किसी तारे के केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करने की मुख्य वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? तो नाभिकीय संलयन। किसी तारों के केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करना है तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन करो। तारों में नाभिकीय संलयन के दौरान हाइड्रोजन गैस मुख्य रूप से किस तत्व में परिवर्तित हो जाता है? हीलियम में। जब तारों का नाभिकीय संलयन होता है तो हाइड्रोजन किससे बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और सबसे चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला कहा जाता है। ओरियन नेबुला हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो 1600 प्रकाश वर्ष। 1600 प्रकाश वर्ष। ओरियन नेबुला हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी स्थित है? ओरियन नेबुला हमारी पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 1600 प्रकाश वर्ष। 1600 प्रकाश वर्ष स्थित है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारा हमारी पृथ्वी और सौरमंडल से कितनी दूरी पर स्थित है? तो वो है 4.3 प्रकाश वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है? 4.3 प्रकाश वर्ष। 4.3 प्रकाश वर्ष। डॉग स्टार के नाम से प्रसिद्ध आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? डॉग स्टार, सीरियस, जिसे डॉग स्टार बोलता है। डॉग स्टार के नाम से प्रसिद्ध आकाशगंगा के सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस। सीरियस 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 मतलब डॉग स्टार का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग कितना गुना अधिक है और यह कितना चमकीला है? तो द्रव्यमान सूर्य का 2 गुना है तथा 20 गुना अधिक चमकीला है। वाह, सूर्य से भी ज़्यादा चमकीला है। सीरियस, जिसे डॉग स्टार बोलते हैं, का द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग कितना गुना है? द्रव्यमान डबल है, और चमकीलापन की बात करें तो 20 गुना अधिक चमकीला है सूर्य से डॉग स्टार। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला वह तारा जो हमेशा उत्तर की दिशा में स्थिर दिखाई देता है क्या कहलाता है? पोल स्टार या ध्रुव तारा। पोल स्टार या ध्रुव तारा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाला वह तारा जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है क्या कहलाता है? पोल स्टार या ध्रुव तारा। पोल स्टार या ध्रुव तारा कहलाता है। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो 1700 प्रकाश वर्ष। ध्रुव तारा पोलराइज। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 1700 प्रकाश वर्ष। 1700 प्रकाश वर्ष। ध्रुव तारा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 1700 प्रकाश वर्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, जब किसी तारे की हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है और वह फैलकर ठंडा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? रक्त दानव। जब किसी तारे का हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है और वह फैलकर ठंडा होने लगती है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? रेड जायंट बोलते हैं, उसे रक्तदानव बोलते हैं। छोटे और मध्यम आकार के तारों जैसे कि हमारा सूर्य के जीवन का अंतिम अवशेष चमकीला रूप क्या कहलाता है? श्वेत वामन। छोटे और मध्यम आकार के तारों जैसे हमारा सूर्य के जीवन का अंतिम अवशेष चमकीला रूप क्या कहलाता है? वो कहलाता है श्वेत वामन। श्वेत वामन कहलाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी,
तारा निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अत्यधिक ताप और प्रकाश उत्पन्न होने के फलस्वरूप बनने वाले प्रारंभिक तारा को क्या कहा जाता है? आदि तारा, प्रोटोस्टार। क्वेश्चन है, तारा निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया में अत्यधिक टेम्परेचर और प्रकाश उत्पन्न होने के फलस्वरूप बनने वाला प्रारंभिक तारा को कहते हैं आदि स्टार, प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार की प्रारंभिक अवस्था में उसका औसत तापमान लगभग कितना होता है? लगभग 100 के या -173 डिग्री सेल्सियस, लगभग 100 के या -173 डिग्री सेल्सियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तारों में दीर्घकाल तक ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा प्रक्रिया है? तो वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, तारों में दीर्घकाल तक ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत हो, इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौरान मूल रूप से किस गैस का क्षय या समाप्ति होने लगती है? तो हाइड्रोजन गैस का। जब नाभिकीय संलयन होता है तो इस प्रक्रिया के दौरान कौन से गैस का क्षय होने लगता है? तो हाइड्रोजन गैस का क्षय होने लगता है। हाइड्रोजन समाप्त होने पर तारे के केंद्र में कौन सा बल समाप्त हो जाता है जिससे केंद्र संकुचित होने लगता है? तो बहिर्गमी बल, आउटवर्ड फोर्स कम होने लगता है, मतलब समाप्त होने लगता है। हाइड्रोजन समाप्त होने पर तारे के केंद्र में कौन सा बल समाप्त होने लगता है? बहिर्गामी बल समाप्त होने लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, हाइड्रोजन की कमी के बाद किस बल के प्रभाव के कारण तारे का केंद्र अत्यधिक सिकुड़ या संकुचित हो जाता है? तो अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाइड्रोजन की कमी के बाद किस बल के प्रभाव के कारण तारे का केंद्र अत्यधिक सिकुड़ या संकुचित हो जाता है? तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, केंद्र के संकुचित होने पर तारों के अंदर उपस्थित कौन सा पदार्थ अत्यधिक गर्म हो जाता है? तो वो पदार्थ तारों का आंतरिक कोर, फलस्वरूप तारों का आंतरिक कोर, फलस्वरूप तारा बोल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, केंद्र के गर्म होने के प्रभाव से तारे के बाहरी भाग पर क्या असर पड़ता है? तो बाहरी भाग फूलने और लाल होने लगता है। केंद्र के गर्म होने के प्रभाव से तारे का बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग फूलने और लाल होने लगता है। फूलने और लाल होने की इस विशिष्ट अवस्था में प्राप्त तारों को किस नाम से जाना जाता है? रक्तदानव या रेड जाइंट के नाम से। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, रेड जाइंट अवस्था में तारों का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका बाहरी पृष्ठभाग विस्तारित होकर ठंडा अपेक्षाकृत कम तप्त हो जाता है, इसलिए रेड जॉइंट अवस्था में तारे का रंग लाल दिखाई क्यों देता है? क्योंकि इसकी बाहरी पृष्ठभाग विस्तारित होकर ठंडा हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड जॉइंट बनने के बाद तारे का केंद्र में अत्यधिक तापमान के कारण हाइड्रोजन किस नए तत्व में बदल जाता है? तो हाइड्रोजन जो है हीलियम में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तारों के केंद्र में अत्यधिक उच्च ताप पर हीलियम का रूपांतरण किस भारी तत्व में हो जाता है? तो वो कार्बन में। तारे का केंद्र में अत्यधिक टेम्परेचर मतलब ताप बढ़ने के बाद हाइड्रोजन तो हीलियम में बदलता है, लेकिन हीलियम का रूपांतर किस भारी तत्व में हो जाता है? तो कार्बन में हो जाता है। हीलियम से बना कार्बन क्रमिक रूप से आगे चलकर किस अत्यंत भारी धातु या तत्व में परिवर्तित हो जाता है? तो तांबा में। हीलियम से बना कार्बन क्रमिक रूप से आगे चलकर किस अत्यंत भारी धातु या तत्व में परिवर्तित हो जाता है? तो तांबा में परिवर्तित हो जाता है। तारे के केंद्र में लोहे जैसे भारी पदार्थ के संचय के कारण अंततः कौन सी मूलभूत प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? तो नाभिकीय संलयन। तारे के केंद्र में लोहे जैसे भारी पदार्थ का संचयन के कारण अंततः कौन सी मूलभूत प्रक्रिया समाप्त हो जाती है? नाभिकीय संलयन। तारे के केंद्र में ऊर्जा का उत्पादन पूर्णतः बंद हो जाने का अंतिम परिणाम क्या है? तारे में एक तीव्र और प्रचंड विस्फोट होना। तारे के केंद्र में ऊर्जा का उत्पादन पूर्णतः बंद हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका विस्फोट हो चुका है, इसलिए बंद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे में होने वाले इस अंतिम और सर्वाधिक तीव्र विस्फोट को खगोल विज्ञान में क्या कहा जाता है? खगोल विज्ञान में सुपरनोवा कहा जाता है। तारे में होने वाले इस अंतिम और सर्वाधिक तीव्र विस्फोट को खगोलीय विज्ञान में क्या कहा जाता है? सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे हुए अत्यधिक सघन कोर को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? विस्फोट हो गया तो सघन कोर जो बच गया है, अत्यधिक सघन कोर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जो अत्यंत मतलब कण बच जाते हैं, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद अत्यधिक सघन सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद बचे हुए अत्यधिक सघन कोर को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? सघन कोर को मुख्य रूप से न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के नाम से जाना जाता है। न्यूट्रॉन तारा या पल्सर के नाम से जाना जाता है। किसी तारे के जीवन चक्र को प्रोटोस्टार और रेड जॉइंट में से
कौन सी अवस्था पहले आती है? तो आती है प्रोटोस्टार। किसी तारे के जीवन काल में, जैसे मेरा जीवन काल चल रहा था, पहले बचपना आएगा, उसी तरह से किसी तारे के जीवन चक्र में प्रोटोस्टार और रेड जायंट में सबसे पहले क्या आता है? प्रोटोस्टार आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, तारों के विकास के क्रम में लोहे का निर्माण तारे के किस भाग में संपन्न होता है? तारे के केंद्रीय भाग में लोहे का निर्माण संपन्न होता है। क्या भारी तारा में सुपरनोवा विस्फोट के बिना तारा सीधे कृष्ण विवरण ब्लैक होल का न्यूट्रॉन तारे में बदल सकता है? नहीं। भारी तारों में पहले सुपरनोवा विस्फोट होना अनिवार्य है, उसके बाद ही कुछ काम होगा। क्या भारी तारों में सुपरनोवा विस्फोट के बिना ही सीधे कृष्ण विवरण या न्यूट्रॉन तारों में बदल सकता है? नहीं। पहले क्या होगा? भारी तारों में पहले सुपरनोवा विस्फोट होगा। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी अंतरिक्ष की परिभाषा एवं ब्रह्मांड, स्पेस एंड यूनिवर्स। तारे, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच स्थित विशाल खाली स्थान को क्या नाम दिया गया? उसे कहा गया अंतरिक्ष, स्पेस बोला गया। तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच स्थित खाली स्थान को स्पेस बोला गया है, अंतरिक्ष बोला गया है। असंख्य सौरमंडल और विभिन्न खगोलीय पिंडों के सामूहिक एवं एकीकृत रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड, यूनिवर्स कहा जाता है। असंख्य सौरमंडल, बहुत सारे सौरमंडल, असंख्य सौरमंडल और विभिन्न खगोलीय पिंडों के सामूहिक एवं एकीकृत रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले विभिन्न पिंडों जैसे तारे, ग्रह आदि के समूह को सामूहिक रूपों से क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। अंतरिक्ष में पाए जाने वाले विभिन्न पिंडों जैसे तारे, ग्रह आदि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। ब्रह्मांड की संरचना का वह क्रियात्मक अवयव किसे माना जाता है जिसमें हमारा सूर्य और उसके ग्रह स्थित है? तो उसे सौरमंडल माना जाता है, सोलर सिस्टम। ब्रह्मांड की संरचना का वह क्रियात्मक अवयव किसे माना जाता है जिसमें हमारा सूर्य और उसके ग्रह स्थित है? सौरमंडल। अंतरिक्ष की प्रकृति के संदर्भ में क्या यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक निर्वात स्थान है? अंतरिक्ष की प्रकृति के संदर्भ में क्या यह पूर्ण रूप से व्यवहारिक निर्वात स्थान है? हाँ, व्यावहारिक रूप से यह अत्यंत विरल और खाली स्थान है। अंतरिक्ष की प्रकृति के संदर्भ में क्या यह पूर्ण रूप से एक व्यावहारिक निर्वात स्थान है? हाँ, व्यावहारिक रूप से एक अत्यंत विरल और खाली स्थान है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, अंतरिक्ष की माप इकाइयाँ, यूनिट्स ऑफ स्पेस मेजरमेंट। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। निर्वात मतलब वैक्यूम में प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी किलोमीटर होती है? निर्वात मतलब वैक्यूम में प्रकाश की गति प्रति सेकंड कितनी होती है? 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, मील प्रति सेकंड में प्रकाश की गति लगभग कितनी मापी जाती है? मील प्रति सेकंड में प्रकाश की गति 1,86,326 मील प्रति सेकंड। मील प्रति सेकंड में प्रकाश की गति लगभग कितनी मापी जाती है? 1,86,326 मील प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष का मान मील में लगभग कितना होता है? 6 × 10⁻12 मील। एक प्रकाश वर्ष का मान मील में कितना होता है? मील में 6 × 10⁻12 मील। किलोमीटर में व्यक्त करने पर एक प्रकाश वर्ष की कुल दूरी कितनी होती है? किलोमीटर में व्यक्त करने पर एक प्रकाश वर्ष की कुल दूरी कितनी होती है? एक प्रकाश वर्ष की कुल दूरी 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर, 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर होता है। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे बड़ी दूरी की इकाई कौन सी है? सबसे बड़ी दूरी के पार्सेक है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे बड़ी दूरी की इकाई पार्सेक है। दिए गए पाठ्य के अनुसार एक पार्सेक कुल कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.6 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक कुल कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष का। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को किस खगोलीय इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है? किस खगोलीय इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अंतरिक्ष इकाई या खगोलीय इकाई के रूप में। अंतरिक्ष इकाई या खगोलीय इकाई के रूप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी,
द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी एक अंतरिक्ष इकाई एक AU का मान कितना किलोमीटर के बराबर तय किया जाता है? तो 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर। एक अंतरिक्ष इकाई का मान कितना किलोमीटर के बराबर तय किया जाता है? 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर के बराबर। सूर्य द्वारा हमारे ब्रह्मांड या आकाश गंगा के केंद्र को चारों ओर चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय कितना होता है? कॉस्मिक ईयर के बराबर। सूर्य द्वारा हमारे ब्रह्मांड या आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? कॉस्मिक वर्ष। एक कॉस्मिक वर्ष की कुल अवधि कितने मिलियन वर्ष के बराबर होता है? तो 250 मिलियन वर्ष के बराबर। 250 मिलियन वर्ष के बराबर। पृथ्वी से सबसे निकटतम स्थित तारा सूर्य के बाद कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से अनुमानित दूरी दिए गए पाठ के अनुसार कितने प्रकाश वर्ष है? तो 3 से 4 प्रकाश वर्ष। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से अनुमानित दूरी दिए गए पाठ के अनुसार कितने प्रकाश वर्ष है? 3 से 4 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि के मापन की इकाई है? दूरी। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि के मापने की इकाई है? तो दूरी की इकाई है वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी पारसेक का उपयोग सामान्यतः किस प्रकार के पिंडों की दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो अत्यंत दूर स्थित तारों और प्रकाश की दूरी को। अत्यंत दूर स्थित तारों और प्रकाश की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सौर मंडल की संरचना और उसके घटक। सोलर सिस्टम कंपोनेंट। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतुओं आदि के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल। सोलर सिस्टम। गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर भ्रमण करने वाले यहाँ पे जो ग्रह, उपग्रह और धूमकेतु हैं उसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सौर मंडल बोलते हैं। सौर मंडल के सभी सदस्य पिंडों को अपनी अपनी कक्षाओं में बांधे रखने वाला मुख्य बल कौन सा है? तो वो है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। सौर मंडल के सभी सदस्य पिंडों को अपनी अपनी कक्षाओं में बांधे रखने वाला मुख्य बल कौन सा? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दिए गए आरेख के अनुसार सूर्य के सबसे निकटतम स्थित प्रथम ग्रह कौन सा है? सबसे निकटतम स्थित प्रथम ग्रह शुक्र है। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित प्रथम ग्रह शुक्र है। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर स्थित ग्रह का नाम क्या है? शुक्र, वेनस। पहले सूर्य से दिए गए सूर्य के सबसे निकटतम स्थित प्रथम ग्रह शुक्र है। सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर स्थित ग्रह दूरी के अरे भाई गलत है ना। सबसे पहला ग्रह जो है सूर्य से वो मरकुरी है, बुध है। दूसरे नंबर पे शुक्र आता है। सूर्य के सबसे निकटतम बुध है। सूर्य के पहले बुध, पहले शुद्ध होगा मरकरी, उसके बाद वेनस जाएगी सेकंड नंबर पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हमारे सौर मंडल का वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर प्रचुर मात्रा में जीवन उपलब्ध है? हमारी पृथ्वी और सौर में मंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार किस क्रम में या स्थान पर आती है? तो वो आती है तीसरे स्थान पर। पृथ्वी सौर मंडल में सूर्य से दूरी के अनुसार किस क्रम में स्थान पर आती है? तीसरे नंबर। पहला है मरकरी, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में जाने जाता है मंगल को। मार्स, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, चौथे स्थान पर मंगल है। सौर मंडल का सबसे विशाल और भारी ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा है? तो बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में किस स्थान पर अवस्थित है? तो वो अवस्थित है 5वें स्थान पर। पहला मरकरी है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा, चौथे नंबर पे आएगा मंगल। हाँ मंगल। 5वें नंबर पे आएगा बृहस्पति। 5वें नंबर पे आएगी बृहस्पति। पहले आएगा शुक्र, पहले आएगा बुध, फिर शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, फिर चौथे नंबर पे आएगा मंगल और 5वें नंबर पे आएगा बृहस्पति। अस्पष्ट वलयों से घिरा हुआ सौर मंडल का छठा ग्रह कौन सा है? शनि, सैटर्न। अस्पष्ट वलयों से घिरा हुआ सौर मंडल का छठा ग्रह कौन सा है? तो छठा ग्रह हमारा शनि, सैटर्न छठा ग्रह है। सूर्य से दूरी कम क्रम में 7वें स्थान पर कौन सा आएगा?
अरुण 7वें स्थान पे आएगा। अरुण कौन से स्थान पे आएगा? 7वें स्थान पर। सौरमंडल का अंतिम और सूर्य से सबसे दूर स्थित 8वां ग्रह कौन सा है? वरुण, नेपट्यून। सौरमंडल का अंतिम और सूर्य से सबसे दूर स्थित 8वां ग्रह कौन सा है? हमारा वरुण। ग्रहों के अतिरिक्त सौरमंडल में चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंड में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ग्रहों के अतिरिक्त सौरमंडल में चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंड निम्नलिखित में से कौन शामिल है? छोटे उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्रग्रह। उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और क्षुद्रग्रह। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले छोटे चट्टानी पिंडों की संख्या दी जाती है, उसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। मंगल और बृहस्पति, मंगल जो कि चौथे नंबर पर आएगा, बृहस्पति 5वें नंबर पर आएगा। उसके बीच में पाए जाने वाले छोटी चट्टानों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड कहते हैं। बर्फ, धूल और गैस से बने हुए पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं और जिनकी एक लंबी पूंछ होती है, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं धूमकेतु। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में तीव्र गति से प्रवेश करने वाले धूल के कण या चट्टानों के टुकड़े जो जल उठते हैं, क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं उल्काएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सौर मंडल के केंद्र में कौन सा आकाशीय पिंड स्थित है जो संपूर्ण मंडल को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है? तो वो है सूर्य। सौर मंडल के केंद्र में कौन सा आकाशीय पिंड स्थित है जो संपूर्ण मंडल को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है? सूर्य। आरेख के अनुसार आंतरिक ग्रहों, इंटरनल प्लैनेट्स की श्रेणी में किन ग्रहों को रखा गया है? तो उसमें रखा गया बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। आरेख के अनुसार आंतरिक ग्रहों, इंटरनल प्लैनेट्स की श्रेणी में किस ग्रहों को रखा गया है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। बाह्य ग्रहों या गैस दिग्गजों की श्रेणी में आने वाले 4 ग्रह कौन सा है? बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स, मतलब ग्रह से बाहर। बाह्य ग्रह या गैस दिग्गजों की श्रेणी में आने वाला कौन सा है? बाह्य ग्रह की श्रेणी में बृहस्पति, जो कि 5वें नंबर से स्टार्ट है, तो वहाँ से बाह्य ग्रह स्टार्ट हो गया। आउटर प्लैनेट या गैस दिग्गजों की श्रेणी में आने वाला है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश न होने पर भी वे रात में आसमान में क्यों चमकते हैं? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विश्लेषण BPSC लेवल का। आदि तारा के सिकुड़ने, मतलब आदि तारा प्रोटोस्टार के सिकुड़ने या संकुचित होने के पीछे मुख्य उत्तरदायित्व बल कौन सा है? मुख्य उत्तरदायित्व बल वह है आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल। तारा जो सिकुड़ता है, आंतरिक तारा प्रोटोस्टार के सिकुड़ने या संकुचित होने के पीछे मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो आंतरिक गुरुत्वाकर्षण बल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी यदि किसी तारे का बहिर्गामी बल, आउटवर्ड फोर्स, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए तो तारे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तारा अत्यधिक फैलकर छिन्न भिन्न हो जाएगा या अस्थिर हो जाएगा। यदि किसी तारे का बहिर्गामी बल, आउटवर्ड फोर्स, उसके गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए तो तारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तारे अत्यधिक फैलकर छिन्न भिन्न हो जाएंगे या अस्थिर होंगे। तारे का वह कौन सी अवस्था है जो यह दर्शाती है कि उसका अधिकांश हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो चुका है और वह फैल रहा है? तो वो रेड जॉइंट। जब रेड जॉइंट मतलब दिखता है तो पता चलता है कि ये विस्फोट हो चुका और ये फैल रहा है। नाभिकीय संलयन के बाद होने का मुख्य कारण तारे का कोर में किस धातु या भारी तत्व का अत्यधिक जमाव हो जाता है? लोहा का। नाभिकीय संलयन के बाद होने का मुख्य कारण तारे के कोर में किस धातु का भारी जमाव होता है? लोहा का। सुपरनोवा विस्फोट को ब्रह्मांड की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें भारी तत्वों का निर्माण और अंतरिक्ष में प्रसार होता है। भारी तत्वों का निर्माण और अंतरिक्ष में प्रसार होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खगोलीय दूरी मापने की निम्नलिखित इकाइयों को बढ़ते क्रम छोटा सबसे जहाँ बढ़ते क्रम सबसे छोटा साइज में लिखें। खगोलीय दूरी को मापने का बढ़ते क्रम, तो पहले आएगा हमारा खगोलीय इकाई। पहले आएगा खगोलीय का बढ़ते क्रम, खगोलीय इकाई, फिर प्रकाश वर्ष, पार्षिक, छोटा से बड़ा सबसे बड़ा पार्षिक है, सबसे छोटा खगोलीय इकाई एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतरिक्ष इकाई AU मूल रूप से किन 2 पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी को निरूपित करता है? तो वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। एक अंतरिक्ष इकाई जो है
एक एयु मूल रूप से किन दो पिंडों के बीच की दूरी को निरूपित करता है? तो सूर्य और पृथ्वी। कॉस्मिक वर्ष कॉस्मिक ईयर का संबंध मुख्य रूप से किसकी कॉस्मिक वर्ष का संबंध मुख्य रूप से किसकी परिक्रमा गति से है? तो सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर की गति। कॉस्मिक ईयर का संबंध मुख्य रूप से किसकी परिक्रमा से है? तो वो परिक्रमा सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर केंद्र के चारों ओर जब सूर्य मतलब परिक्रमा करता है उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। उसे कहते हैं कॉस्मिक ईयर। सौर मंडल के निर्माण और उसके स्थायित्व के लिए उत्तरदायी सर्वप्रमुख भौतिक बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सौर मंडल के निर्माण और उसके स्थायित्व के लिए उत्तरदायी सर्वप्रमुख भौतिक बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। सौर मंडल के आरेख में सूर्य से सबसे दूर स्थित आंतरिक ग्रह कौन सा है? सूर्य से स्थित सबसे आंतरिक ग्रह है मंगल, मार्स। सौर मंडल के आरेख में सूर्य से सबसे दूर स्थित आंतरिक ग्रह कौन सा है? मंगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तथ्यात्मक प्रश्न है। एक खगोलीय इकाई का वैज्ञानिक संकेतन के रूप में किलोमीटर में क्या प्रदर्शित करता है? 1.49 गुना 10⁻8 किलोमीटर। 1.49 गुना 10⁻8 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष की चाल मीटर में कितना होता है? मीटर में 3 × 10⁻, प्रकाश वर्ष की चाल मीटर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दिए गए नोट्स के अनुसार प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितनी बताई गई है? 3 से 4 प्रकाश वर्ष। 3 से 4 प्रकाश वर्ष। 250 मिलियन वर्ष। एक कॉस्मिक ईयर बराबर 250 मिलियन वर्ष को करोड़ों में बदलने पर कितनी अवधि प्राप्त होती है? 25 करोड़ वर्ष। 250 मिलियन को करोड़ में बदलेंगे तो 25 करोड़ वर्ष। 250 मिलियन वर्ष अगर करोड़ में बदले तो 25 करोड़ हो गया। एक प्रकाश वर्ष के मान 9.45 गुना 10⁻13 किलोमीटर को यदि मीटर में बदलना है तो सही मान क्या होगा? सही मान 9.45 गुना 10⁻16 मीटर, किलोमीटर को मीटर में 9.45 गुना 10⁻16 मीटर। खगोल विज्ञान में कॉस्मिक ईयर का मान निश्चित रूप से कितना निर्धारित किया गया है? 250 मिलियन वर्ष। खगोल विज्ञान में कॉस्मिक ईयर का मान 250 मिलियन वर्ष या 25 करोड़। दिए गए नोट्स के अनुसार एक पार्सेक का मान कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर। दिए गए नोट्स के अनुसार एक पार्सेक का मान कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.6 प्रकाश वर्ष। 3.6 प्रकाश वर्ष। क्या सौरमंडल में ग्रहों की गतियां पूरी तरह स्वतंत्र है या वे किसी बल पर निर्भर करती है? वो जो है ना, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होती है। पृथ्वी को सबसे निकटतम स्थित दो पड़ोसी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम जो है शुक्र और मंगल है। शुक्र जो है पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है, शुक्र चौथे नंबर पर आता है और पहले है मार्स, उसके बाद है हमारा वेनस। मार्स, वेनस, शनि, उसके बाद हमारा आएगा पृथ्वी, उसके बाद हमारा आएगा शुक्र चौथे नंबर पर, 5वें पर आएगा मंगल। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित दो पड़ोसी ग्रह कौन सा? शुक्र और मंगल है। पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थित दो पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल है। शुक्र और मंगल है। दिए गए सौरमंडल के चित्र में बृहस्पति और अरुण के मध्य कौन सा ग्रह स्थित दिखाई देता है? तो शनि, सैटर्न। शनि जो है बृहस्पति और वरुण के बीच में दिखाई देता है। अरुण के बीच में, बृहस्पति और अरुण के बीच में कौन सा ग्रह दिखाई देता है? तो शनि दिखाई देता है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी उन्नत खगोलीय अवधारणा, एडवांस एस्ट्रोनॉमी कॉन्सेप्ट। किसी तारे को आदि तारा बनाने की प्रक्रिया को गति देने वाला प्राथमिक घटक क्या कहलाता है? किसी तारे को आदि तारा बनाने की प्रक्रिया की गति देने वाले प्राथमिक घटक को क्या कहते हैं? अंतरतारकीय गैस और धूल के बादलों का गुरुत्वाकर्षण जनित संघनन। अंतरतारकीय गैस और धूल के बादलों का गुरुत्वाकर्षण जनित संघनन। रेड जॉइंट बनाने पर तारे का बाह्य आकार उसके सामान्य आकार से कितना बड़ा हो जाता है? तो कई गुना अधिक विशाल हो जाता है। रेड जॉइंट बनाने पर तारे का बाह्य आकार उसके सामान्य आकार से कितना बड़ा हो जाता है? कई गुना अधिक विशाल हो जाता है। सुपरनोवा की चमक अस्थायी रूप से पूरी आकाशगंगा से भी अधिक क्यों हो जाती है? क्योंकि तीव्र विस्फोट से उत्सर्जित अत्यधिक संचित ऊर्जा के कारण। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी और बृहस्पति के ठीक बीच में कौन सा आता है? पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में आता है हमारा मंगल ग्रह।
उपग्रह सैटेलाइट मुख्य रूप से किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? तो वो अपने संबंधित मुख्य ग्रहों के चक्कर लगाता है। सैटेलाइट किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? अपने संबंधित मुख्य ग्रहों के चारों ओर। सौरमंडल के विकास और उसकी गतियों का मुख्य सिद्धांत किस भौतिक नियम पर आधारित है? तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। सौरमंडल का विकास और उसकी गतियों का मुख्य सिद्धांत जो है किस भौतिक नियम पर आधारित है? गुरुत्वाकर्षण के बल पे। क्या आदि तारा प्रोटोस्टार अपने प्रारंभिक काल में दृश्य प्रकाश मतलब विजुअल लाइट का उत्सर्जन प्रचुरता से करता है? नहीं, इसकी चमक शुरुआत में बहुत कम और अवरक्त इंफ्रारेड रेत में अधिक होती है, रेंज में अधिक होती है। क्या आदि तारा अपने मतलब प्रोटोस्टार अपने प्रारंभिक काल में दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट का उत्सर्जन प्रचुरता से करता है? नहीं, इसकी चमक शुरुआत में बहुत कम और अवरक्त रेंज में अधिक होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी खगोल विज्ञान में प्रयुक्त प्रकाश वर्ष द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो दूरी का। पृथ्वी और सूर्य की बदलती दूरियों के कारण खगोलीय इकाई के लिए किस दूरी को मानक माना जाता है? तो वो है दोनों के बीच के मध्य या औसत दूरी को। दोनों के बीच के मध्य या औसत दूरी को। सौरमंडल के आरेख के अनुसार आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा है? बुध। सौरमंडल के आरेख के अनुसार आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा दिखाई देता है भाई? तो बुध। बुध सबसे पास है सूर्य का, इसलिए सबसे छोटा दिखाई दे रहा है मरकरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी तारों के भीतर नाभिकीय संलयन के दौरान मुख्य रूप से क्या उत्पन्न होता है? अत्यधिक मात्रा में ताप और प्रकाश ऊर्जा। आदि तारा प्रोटोस्टार का तापमान केल्विन पैमाने पर नोट्स में कितना दिया गया? केल्विन लगभग 100 केल्विन। किस अंतिम विनाशकारी घटना के बाद कोई भारी तारा अपनी मृत्यु जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार के निकट पहुंच जाता है? तो सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के कारण कोई भी मतलब किस अंतिम विनाशकारी घटना के बाद कोई भारी तारा अपनी मृत्यु जैसे ब्लैक होल से न्यूट्रॉन स्टार के निकट पहुंच जाता है? तो सुपरनोवा विस्फोट। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी अंतरिक्ष की अत्यधिक विशालता को देखते हुए किलोमीटर के स्थान पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? किलोमीटर के स्थान पर प्रकाश वर्ष या पारसिक को देखा जाता है। सौर मंडल के दिए गए चित्र में कुल कितने मुख्य ग्रहों को प्रदर्शित किया गया? 8 ग्रहों को। 8 ग्रह है ही तो। सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन से है? हमारा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। सौरमंडल के आरेख के अनुसार वरुण से ठीक पहले कौन सा आता है? वरुण से पहले आता है अरुण। सौरमंडल के आरेख के अनुसार वरुण से ठीक पहले सूर्य से दूरी के क्रम में आने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। खगोलीय दूरी की इकाई 6 × 10⁻12 मील का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 6 × 10⁻12 मील। एक प्रकाश वर्ष बराबर 6 × 10⁻12 मील। असंख्य तारों, सौरमंडल गैसों और धूल के कणों, विशाल कणों जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आकाशगंगा या मंदाकिनी। संपूर्ण सौरमंडल का अधिकांश द्रव्यमान सौर ऊर्जा का मुख्य केंद्र किस पिंड को संकेंद्रित करता है? तो पिंड है सूर्य। संपूर्ण सौरमंडल का अधिकांश द्रव्यमान और ऊर्जा का मुख्य केंद्र किस पिंड में संकेंद्रित है? तो वो पिंड है सूर्य, सन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।